मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो अपन भारतीय संविधान है उसकी जो अभ्यास सीरीज है, कौन सी सीरीज है, जो अभ्यास सीरीज है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। उसकी जो क्लास नंबर 2 आपके सामने देखने को मिल रही है, जिसमें भारतीय संविधान में प्रकृति और प्रस्तावना से संबंधित आपके सामने जो प्रश्नों को अपन आगे पढ़ने वाले। एक क्लास मैंने ऑलरेडी ले ली है, डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आपके सामने प्ले लिस्ट से वो जो पहले वाली क्लास अगर अभी तक नहीं देखी है तो देख लेना। चलिए भाई, अब देखो आपके सामने जो पहली क्लास लिए ना, उसमें भारतीय जो संविधान है उसके बारे में किस व्यक्ति ने क्या कहा, संघवाद क्या होता है, एकात्मकवाद क्या होता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब काफी बच्चों को ऐसे प्रश्न पढ़ के कोई मजा नहीं आता है, लेकिन बच्चों एक बात बता रहा हूं, अगर सिलेक्शन लेना ना तो ऐसे ही प्रश्न पढ़ने पड़ेंगे और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं कि संघवाद क्या होता है, उसके कथन व निष्कर्ष के बारे में बताइए। मेरा प्रयास आपको जो आपका सिलेबस दे रखा है उससे ओरिएंटेड प्रश्न ये आपको पढ़ाने हैं, है ना। बाकी आपकी मर्जी है भाई, आप कैसा पढ़ना चाहते हो कैसा नहीं पढ़ना चाहते हो। मेरे को लगातार फॉलो करते रहो, मेरी गारंटी आपको पास करवाना बस। चलिए अगले वाले प्रश्न से शुरू करते हैं, क्लास नंबर 2 से। भारतीय संविधान की प्रकृति के अनुसार देश में सर्वोच्च संस्थान का संविधान की सर्वोच्चता का क्या अर्थ है। मतलब जो संविधान है ना, उसकी प्रकृति के अनुसार संविधान को सबसे ऊंचा माना गया है। इस चीज का क्या अर्थ है? इस चीज का अर्थ है कि भारत के अंदर विधि का शासन है। किसका शासन है? विधि का शासन है। विधि का शासन है हमने ब्रिटेन से लिया, जैसा कि मैंने आपके सामने पहले बताया। इसका अर्थ होता है कि भारत में चाहे आप प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो या आम व्यक्ति हो, भारत में सिर्फ कानून का शासन चलता है, सिर्फ संविधान का शासन चलता है। इस भारत में संविधान से बढ़कर कोई भी व्यक्ति नहीं दिया गया है। समझ में आ गया? सबसे बड़ा पद किसको माना गया है, सबसे बड़ी चीज किसको माना गया है? संविधान को माना गया है, और इसी चीज को संविधान की सर्वोच्चता के नाम से जाना गया है। संविधान से बढ़कर कोई भी बड़ा पद नहीं है। समझ में आ गया? सरकार का कोई भी अंग संविधान द्वारा दी गई शक्तियों से बाहर कार्य नहीं कर सकता है। हर जैसे संसद है, संसद का काम क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का काम क्या है? कानून बनाने का, कानून बनाने का, ठीक है, कानून बनाने का। अब उन जब कानून बनाती है तो अगर वो कहीं कानून असंवैधानिक रूप से नहीं तो बना रहे, इसके लिए न्यायपालिका क्या करती है? आपके सामने न्यायपालिका उसका पुनर्वलोकन करती है। क्या करती है? जुडिशियल रिव्यू करती है। क्या करती है? आपके सामने, जिसको न्यायिक पुनर्वलोकन भी बोला जाता है, जुडिशियल रिव्यू करती है, ठीक है। और आपके सामने जो न्यायपालिका है वो अगर किसी प्रकार की जो न्यायपालिका उसमें अगर सुधार करने तो उसके कानून कौन बनाता है? संसद बनाता है। मतलब संसद के अधिकारों को कौन आपके सामने कंट्रोल कर रहा है? न्यायपालिका। और न्यायपालिका को कौन कंट्रोल कर रहा है? संसद। फिर संसद के द्वारा जैसे कोई कानून बना दिया गया, उस कानून को जमीनी हकीकत पे कौन डालता है भाई? आपके सामने लगाने का काम कौन करता है? कार्यपालिका। कौन करती है? कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत कौन आते हैं भाई? जितने भी सरकारी अधिकारी हैं ना, सब कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो संसद ने कोई कानून बनाया, जैसे आपके सामने कि भाई जो खाद्य सुरक्षा योजना में गेहूं बांटने हैं, तो ऊपर से सरकार ने कानून बना दिया, फिर वो नीचे की तक अधिकारी खाद्य सुरक्षा मंत्रालय तक जाएगा, फिर आपके सामने वो आपके सामने यहाँ के सचिव को बताएगा, सचिव कलेक्टर को बताएगा, कलेक्टर आपके सामने नीचे तक लेके जाएगा उस योजना को। वो सब कार्यपालिका करे। अब कार्यपालिका में कोई भ्रष्टाचार नहीं कर रहा है, ये चीज न्यायपालिका देखती है ना। संसद भी उनको कार्यपालिका को कंट्रोल करने का काम करता है। तो इसी तरीके से आपके सामने भारत में जो कोई भी संस्थान है वो सबसे बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा संस्थान सिर्फ भारत में एक ही है, उसका क्या नाम है? संविधान है। कोई भी व्यक्ति है वो अपने पद से बाहर काम भी नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। इसी को संविधान की सर्वोच्चता के नाम से जाना गया है। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े। क्या भारतीय संविधान में राज्यों व संघों से अलग होने का अधिकार है? बिल्कुल नहीं है। भारत में नहीं, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब भारत में क्या कर सकता है? कोई भी राज्य ना वो भारत से अलग नहीं हो सकता है। भारत से अलग नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? अलग। जैसे कल राजस्थान आपके सामने अलग होकर कहना चाहे कि मैं तो एक अपना अलग देश बनाऊंगा, कभी नहीं हो सकता ऐसा। पंजाब में ऐसी मांग भी उठती है, लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। भारतीय संविधान में नहीं दिया गया। भारतीय संविधान में दिया गया कि हमारे देश की सीमा में कोई नया देश जुड़ना चाहिए, कोई नया राज्य जुड़ना चाहिए तो वो जुड़ सकता है। जैसे सिक्किम है, पहले भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन वो फिर वो भारत से जुड़ना चाहा तो उसको जोड़ लिया गया, है ना। एक कोई नया राज्य का निर्माण किया जा सकता है, कोई नया राज्य उसका निर्माण किया जा सकता है।
उसका निर्माण किया जा सकता है, लेकिन कोई भी राज्य ना वो अलग नहीं हो सकता। ये बात अनुच्छेद नंबर 3 में दी गई है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। लेकिन अमेरिका ना, अमेरिका उसके अंदर ये आपके सामने ये कानून है कि कोई भी राज्य अगर अलग होना चाहिए ना तो वो अलग हो सकता है, लेकिन ऐसा भारत में नहीं हो सकता। भारतीय संविधान की प्रकृति में संसदीय संप्रभुता, ब्रिटिश मॉडल और न्यायिक सर्वोच्चता अमेरिका मॉडल के बीच में क्या संबंध है? देखो, जो ब्रिटेन का जो मॉडल है वहां पर क्या संसदीय संप्रभुता है, क्या है? संसदीय संप्रभुता देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? संसदीय संप्रभुता देखने को मिलती है। अब संसदीय संप्रभुता क्या होती है कि वहां पर जो संसद ने कानून बना दिया ना, संसद ने कानून बना दिया, उसको आपके सामने न्यायपालिका है वो रद्द नहीं कर सकती, न्यायपालिका वो रद्द नहीं कर सकती। लेकिन भारत में तो कर सकती है। ये चीज हमने कहां से लिए? न्यायिक सर्वोच्चता हमने कहां से लिए? अमेरिका से लिए। कहां से लिए? अमेरिका में से लिए, जहां पर आपके सामने क्या सुप्रीम कोर्ट है वो इंडिपेंडेंट रहता है, भारत का न्यायपालिका वो इंडिपेंडेंट रहती है और संसद के द्वारा बनाए गए कानून को भी रद्द कर सकती है। साथ के साथ हमारे यहाँ पर न्यायिक सर्वोच्चता तो है, लेकिन संसदीय की संप्रभुता भी है कि हमारी संसद है वही कानून भी बनाती है। तो हमने ब्रिटिश मॉडल भी अपनाया और अमेरिका का जो मॉडल है उन दोनों को मॉडल को अपनाया। समझ में आ गया? तो भारत ने दोनों के बीच में एक अनूठा समन्वय देखने को मिलता है और संतुलन स्थापित किया है, जहां पर हमने न्यायपालिका की जो सर्वोच्चता है या न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वो अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा, तो हमने इसी चीज को भी उठाया है। और जो संसद है वो कानून बनाने का अधिकार है उसको भी हमने ब्रिटिश मॉडल से उठाया है और दोनों को चेक बैलेंस कर दिया किस चीज से? कि संसद जो कानून बनाएगी उसको रद्द कर सकता है कौन? आपके सामने न्यायपालिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम करेक्ट होना। छोटे छोटे पर्सन हैं लेकिन यही पर्सन बच्चों मार खा देते हैं। आर्टिकल 19 में क्या है सब बता देंगे। क्या है? आर्टिकल 19 में क्या आता है सब बता देंगे, लेकिन ऐसे पर्सन आ जाते हैं लगभग तोड़ के जाते हैं, तो इसीलिए अच्छे से पढ़ते रहो। अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज का प्रावधान भारतीय संविधान की किस प्रकृति का सूचक है? किसका सूचक है भाई आपके सामने? 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? एकात्मक का। किसका? एकात्मक का। क्यों? क्योंकि ऑल इंडिया सर्विसेज जो यूपीएससी होती है ना उसकी आपके सामने जो परीक्षा कौन कराती है? सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है। क्या करवाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है। और इसमें इसकी बात नहीं है, जो अधिकारी चुनकर आते हैं ना वो चुनता तो उनको केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन आप और रिपोर्ट भी केंद्र सरकार को, लेकिन वो रिपोर्ट किसको करते हैं? राज्य सरकार को। जैसे कलेक्टर है ना, उनके आपके सामने ट्रांसफर वगैरह तो केंद्र सरकार करती है, लेकिन चुनकर कौन आती है? राज्य सरकार। राज्य सरकार वगैरह भी ट्रांसफर करती है, लेकिन चुनकर केंद्र सरकार से आते हैं और राज्य सरकार के यहाँ पर लगाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान के किस तंग ढांचे को नहीं बदला जा सकता? किस चीज को नहीं बदला जा सकता भाई आपके सामने? संघवाद को। किसको? संघवाद को। फेडरलिज्म को हम कभी नहीं बदल सकते। भारत में केंद्र के पास भी शक्तियां रहेंगी और राज्य है उनके पास भी शक्तियां होंगी। दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करके जो जनता है, क्या है? जो जनता है उसकी भलाई के लिए काम करना है। क्या काम करना है? जनता है उसकी भलाई के लिए हमें काम करना। ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार क्या है जिसे संविधान द्वारा स्वीकृत किया गया है? क्या है भाई आपके सामने? मतलब जो भारत की जो प्रस्तावना है ना वो कहां से ली गई है जिसको भारतीय संविधान में आपके सामने जो का त्यों लिया गया? तो नेहरू जी के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव है वो लागू किया गया था। कब आपके सामने भाई? 13 जनवरी 13 आपके सामने दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव है वो लागू किया गया, लाया गया था आपके सामने संविधान समिति के सामने। और इसको पास कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। कब? 22 जनवरी 1947 को लागू किया गया और उसी से प्रस्तावना देखने को मिलती है। ठीक है, इस उद्देश्य प्रस्ताव का यही अर्थ है कि हम जो भारतीय संविधान का निर्माण कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है उसको सबसे पहले 13 दिसंबर आपको सामने 1946 को जवाहरलाल नेहरू है वो संविधान समिति के सामने लेकर आते हैं और उसको 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया जाता है। और वही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाकर किसका नाम भाग लेता भाई? प्रस्तावना के रूप में हमारे संविधान में ऐड हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। चलिए, भारतीय संविधान में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को किया गया है। कब किया गया भाई आपके सामने? 13 दिसंबर 1946 को आपके सामने किया गया है। अच्छा प्रश्न भाई, ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है।
चलिए, और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी आपके सामने ये भी बता देता हूँ। 11 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। 13 दिसंबर 1946 को आपके सामने उद्देश्य प्रस्ताव उसको लाया गया था, ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। 22 जनवरी 1947 को पास किया गया। आगे जाकर वही उद्देश्य प्रस्तावना बनता है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना अब तक कुल कितनी बार संशोधन हुआ है? सिर्फ एक बार जो संशोधन है वो देखने को मिला है, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन आपके सामने जो किया जाता है उसके अंतर्गत 1946 के अंतर्गत उसमें एक बार सिर्फ प्रस्तावना में आपके सामने बदलाव किया गया है ना। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ गया? साथ के साथ इस जो आपके सामने इस बदलाव हुआ उसके अंदर 3 शब्द जोड़े गए। कौन सा? समाजवाद, ठीक है, अच्छे से लिख लेना ये शब्द, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और कौन सा शब्द? अखंडता। इन जैसे 3 शब्दों को आपके सामने उस समय जोड़ा गया भारतीय प्रस्तावना के अंतर्गत। कौन से संविधान में? 42वें संविधान संशोधन 1946 में जोड़ा गया। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, लघु संविधान भी बोला जाता है। 42वें संविधान संशोधन 1946 को। इसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष व अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया? तो कौन से में जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1946 में जोड़ा गया है। मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला। इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय। चलिए, प्रसिद्ध केशवानंद भारतीय नवाब केरल राज्य का जो मामला 1973 में देखने को मिला उसमें सर्वोच्च न्यायालय की प्रस्तावना में क्या निर्णय दिया गया? क्या दिया गया भाई? प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसे मूल ढांचे को छोड़कर संशोधन नहीं किया जा सकता। मतलब भाई सबसे पहले तो ये चीज बताई गई कि प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा है। पहले नहीं मानते थे। पहले सुप्रीम कोर्ट ने 1961 के आसपास ये एक ज्यूरिडिक्शन दिया था जिसमें कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर केशवानंद भारती का जो केस हुआ 1973 उसमें कहा कि संविधान का हिस्सा है। सबसे पहले तो ये समझना, ठीक है। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें प्रस्तावना में क्या किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है। ये भी समझ लेना, क्या किया जा सकता है? चेंजमेंट है वो, संशोधन है वो किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं किया जा सकता। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब जो मूलभूत ढांचा है ना उसके अंदर आपके सामने उसमें कोई भी बदलाव है वो नहीं किया जा सकता है। अब मूलभूत ढांचा क्या है? जैसे कि जो शब्द है पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, है ना, अखंडता, इन सब चीजों में हम उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला। तो केशवानंद भारती केस में यही बताया गया, प्रस्तावना आपके सामने संविधान का हिस्सा है, मूल ढांचे को छोड़कर और चीजों में उसमें संविधान में उस प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार ये राय दी प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो मैंने पहले बता रहा हूं आपको, पहले केशवानंद भारती केस से पहले यही कहा गया था कि जो प्रस्तावना ना वो किसका हिस्सा नहीं है? संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन वो ये कब कहा गया था आपके सामने? बरूबारी यूनियन मामला हुआ था 1960 के अंदर। क्या था? बरूबारी यूनियन केस हुआ 1960 में, उसके अंदर आपके सामने यही कहा गया प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर 1973 में केशवानंद भारती का जो केस हुआ उसमें कहा ये जो अपना खुद का ज्यूरिडिक्शन, अपना खुद का जो आपके सामने जो राय दी गई थी उसको आपके सामने बदला गया और ये कह दिया गया कि प्रस्तावना जो आपके सामने संविधान का हिस्सा है और इसी को अब फाइनल मान लिया गया है, ठीक है। अब आपको ये समझ में आया कि सर ये सर्वोच्च न्यायालय पहले तो कुछ और कह देता है फिर आगे जाके कुछ और कह देता है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। जो सर्वोच्च न्यायालय ना वो अपने दिए गए जो फैसले होते हैं उनको बदल सकता है ना। उसी को न्यायिक पुनर्वलोकन कहा गया है, पुनर्वलोकन कहा गया है। और ये हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है, जिसके अंतर्गत क्या है कि जो आपके सामने सुप्रीम कोर्ट अपने दिए गए मामले उनमें बदलाव फैसले कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। आगे जाकर सुप्रीम कोर्ट पढ़ाऊंगा तब आपको ये सब चीजें और बताऊंगा। प्रख्यात न्यायविद N.A. पालकीवाल ने संविधान की प्रस्तावना को क्या क्या कहकर संबोधित किया? तो प्रसिद्ध जो न्यायविद हैं N.A.
एन ए पालीवाल ने संविधान की प्रस्तावना को लेकर क्या कहा आपके सामने? 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, संविधान का परिचय पत्र। देखो, जैसे कोई भी इंसान का परिचय पत्र होता ना, उसके अंदर उसके बारे में इसका नाम क्या है, इसके माता पिता का नाम क्या है, कहां पर रहता है, तो ऐसे ही संविधान है ना, उसके अंदर अगर आप किसी भी चीज को समझना चाहते हो, क्योंकि भारत का संविधान बहुत बड़ा है, उसमें कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको अपन समझ में नहीं आ रही होती है, अगर किसी प्रकार का आपको कॉन्फ्लिक्ट है तो आप भारत की जो संविधान है उसकी प्रस्तावना पढ़ लो। क्या कर लो? उसकी प्रस्तावना पढ़ लो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया? तो प्रस्तावना को परिचय पत्र के रूप में किसके द्वारा कहा गया है? एन ए पालकीवाल के द्वारा कहा गया है। प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। ये किसके द्वारा कहा गया भाई? आपके सामने सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के द्वारा कहा गया है। समझ में आ गया? सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के द्वारा आपके सामने कहा गया। ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। यह बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और एक बार यूपीएससी तक यह प्रश्न पूछा गया है कि प्रस्तावना में शब्दों का सही क्रम क्या है। समझ में आ गया? तो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसका सही क्रम है, अच्छे से लिख लेना। संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये शब्दों का प्रयोग किया गया है। संप्रभु मतलब हमारे देश के ऊपर कोई और दूसरे के फैसले नहीं चलेंगे, हम हमारे फैसले लेने में क्या है? स्वतंत्र है। समाजवादी मतलब समाज के हर गरीब से लेकर अमीर तबके के विकास की हम बात करते हैं। पंथ निरपेक्ष मतलब भारत कोई भी एक धर्म विशेष को बढ़ावा नहीं देता है, हमारे लिए सभी धर्म समान है। लोकतंत्र मतलब भारत में लोकतांत्रिक सरकारें चलती हैं। गणराज्य मतलब जो जनता है उसकी आपके सामने क्या देखने को मिलती है? स्वीकृति देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, 2-3 बार बोलकर इसको अच्छे से रट लेना। भारतीय संविधान प्रस्तावना को कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? तो कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और ये शब्द कहां से लिए गए हैं? रशियन क्रांति रिवॉल्यूशन से लिए गए हैं। किससे लिए गए? रशियन रिवॉल्यूशन से लिए गए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, रशिया की जो क्रांति हुई थी उसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात की गई और उन्हीं न्याय को हुबहू हमारे प्रस्तावना में डाल दिया गया। अब सामाजिक न्याय क्या होता है भाई? समाज में जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे कोई भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं हो। जैसे और लोग आपके सामने समाज में बराबरी का हिस्सा है ना। जैसे किसी सार्वजनिक कुएं से और लोग पानी पीते हैं तो चाहे उच्च जाति का हो चाहे नीची जाति का हो, चाहे दूसरे धर्म से हो किसी धर्म से, उसको भी उस पानी पीने का अधिकार है। मतलब समाज में बराबरी का हिस्सा मिले। आर्थिक न्याय, गरीब और अमीर के बीच में खाई और ज्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए। आपके सामने गरीबों को भी आपके साथ सरकार है ना, अमीर लोगों से टैक्स लेगी। क्या करेगी? अमीर लोगों से टैक्स लेगी और उस टैक्स को आपके सामने जो गरीब तबका है या आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग है उसके लिए आपके सामने इन्वेस्ट करेगी। ठीक है। राजनीतिक रूप से जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उनको भी आपके सामने न्याय दिया जाएगा। तो सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक न्याय है वो हमारे संविधान में दिया गया है। और ये कहां से लिया गया है? रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया है, रशियन क्रांति से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, अच्छे से समझ लेना। प्रस्तावना में भारत के नागरिकों को कितनी प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई। क्या है? बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। 5 प्रकार की, विचारों को बोलने, अपने विचारों को प्रकट करने की। ठीक है, आप कोई भी विचार है ना उसको सोच सकते हो। आप कोई भी पार्टी के विचार के खिलाफ भी विचार सोच सकते हो, बस देश के खिलाफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभिव्यक्ति बोलने का आपके सामने स्वीकृति है, लेकिन आपके सामने देश के खिलाफ नहीं बोलना। आपको कोई भी चीज में विश्वास कर सकते हो, कोई भी धर्म अपना सकते हो और कोई भी धर्म है उसकी उपासना कर सकते हो। आपको कोई भी बाध्य नहीं कर सकता कोई भी धर्म अपनाने के लिए और कोई भी दूसरे धर्म की उपासना करने के लिए। अगर ऐसा कर रहे हो तो आप कानूनी रूप से क्या कर रहे हो? अगर कोई आपको व्यक्ति प्रताड़ित करता है, अगर आपको फोर्स कर रहा है दूसरे धर्म को अपनाने के लिए, या आपको यह प्रताड़ित कर रहा है कि आप मेरे धर्म को मानो, तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। हमारे संविधान का उल्लंघन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। प्रस्तावना में कौन सी 2 प्रकार की इक्वेलिटी, समानता दी गई है? समझ में आ गया? इक्वेलिटी सुनिश्चित करने की बात की गई है ना। तो प्रस्तावना में कौन सी 2 प्रकार की इक्वेलिटी सुनिश्चित करने की बात की गई आपके सामने? ये सारे शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ऑप्शन नंबर सी, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता। क्या कहा गया है कि कोई भी इंसान है ना वो अपना प्रतिष्ठावान जीवन जिए।
प्रतिष्ठावान जीवन का मतलब कोई भी एक व्यक्ति है ना, उसको समाज के द्वारा, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, काम के आधार पे, किसी भी आधार पे उसको नीचा नहीं दिखाया जा सकता। और हर व्यक्ति को अवसर की समानता मिलनी चाहिए। अगर वो कोई इंसान कम पढ़ा लिखा है तो उसको अवसर ऐसे नहीं है कि भाई उसको मतलब या पैसे कम हो उसके पास, या समाज में वो नीची जाति से आता है या दूसरे धर्म से आता है, या आपके सामने और कोई वजह से आपके सामने उसको नीचा नहीं दिखाया जाना चाहिए। अगर योग्यता है उसको, तो उसको क्या मिलने चाहिए भाई, आपके सामने अवसर मिलने चाहिए। और खास करके महिला पुरुष के आधार पर भी उसमें बराबरी की बात की गई है। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता वो प्रस्तावना में बात की गई है। ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। बार बार बता रहा हूं, ऐसे ही प्रश्न आते हैं, और जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो लगभग बच्चों के ऊपर हाथ हो जाते, फिर कहते हैं सर ये पढ़े वो पढ़े। अरे आराम से जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लो बस। प्रस्तावना में प्रयुक्त पंथ निरपेक्ष शब्द को वास्तविक अर्थ क्या है? प्रस्तावना में जो शब्द है पंथ निरपेक्ष, उसका वास्तविक अर्थ क्या भाई आपके सामने? पंथ निरपेक्ष का अर्थ यही है, सेकुलर शब्द है ना, इसका अर्थ क्या होता है कि भारत में, भारत देश है ना, उसका कोई भी एक राजकीय धर्म नहीं है। समझ में आ गया? हमारे लिए चाहे आप हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, पारसी धर्म, आपका जो भी धर्म है, इस सिख धर्म है, हम हर धर्मों को, चाहे हिंदू धर्म है, हम सभी धर्मों को समान मानते हैं। सभी धर्म हमारे लिए बराबर है। हमारे लिए कोई एक धर्म ना तो बड़ा है ना दूसरा ऊंचा है। हम सभी धर्मों को संरक्षण देते हैं समान रूप से, और भारत का कोई भी क्या नहीं है, राज धर्म नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। समझ में आ गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता व बंधुता, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी के आदर्श किस क्रांति से लिए गए हैं? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता ये शब्द है, ये रशियन क्रांति से आए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आए हैं। किससे आए हैं? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जब आपके सामने फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी, तब उसके अंदर लोगों के अंदर यह भावना उत्पन्न हुई कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए। व्यक्तिगत मतलब हर व्यक्ति को किसका अधिकार होना चाहिए? स्वतंत्र रूप से फैसले लेने का अधिकार होना चाहिए कि मैं इस सरकार को चुनना चाहता हूं, मैं ये काम करना चाहता हूं, मैं आपके सामने पढ़ाई करना चाहता हूं, उसके खुद के फैसले होने चाहिए। समाज में अमीर गरीब हो, किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं हो, समान रूप से रहे और सभी लोग मिलजुल कर रहे। ये शब्द कहाँ से आए हैं? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आए हैं। कौन सी रिवॉल्यूशन से आए हैं? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आपके सामने देखने को मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। प्रस्तावना में वर्णित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? कहाँ से लिए गए? 1917 की रशियन क्रांति से। मैंने पहले ही बता दिया आपके सामने, रशियन रिवॉल्यूशन से लिए गए हैं। समझ में आ गया? अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में रिपीट होता है ये प्रश्न। ए के मुंशी की प्रस्तावना को भारतीय संविधान में क्या कहा गया? और ये इनका तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनके जो शब्द हैं बार बार पूछे जाते हैं। क्या कहा गया इनके जो शब्दों को आपके सामने? संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली, होरोस्कोप। आपके सामने इन्होंने क्या कहा कि भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य है, और अब जब इसको समझना चाहते हो कि ये गणराज्य कैसे काम करता है, तो भारत की प्रस्तावना के बारे में पढ़ लो, आपको सारा ज्ञान हो जाएगा। ये एम के मुंशी ने कहा है। तो आप जन्म कुंडली नाम याद कर लो। प्रस्तावना के बारे में जन्म कुंडली शब्द किसने प्रयोग किया है? के एम मुंशी ने कहा है। अगले वाला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में किस प्रस्तावना संविधान की आत्मा कहा गया? संविधान की आत्मा किस, कौन से अधिकारों को कहा गया? आपके सामने 42 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। संविधान की जो प्रस्तावना है ना, उसको संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा, जैसे एक इंसान होती है ना भाई, उसकी आत्मा में उसका सब कुछ छिपा रहता है, तो ऐसे अगर भारतीय संविधान है, उसकी प्रस्तावना को हटा लिया जाए तो संविधान है वो लगभग आपके सामने क्या हो जाएगा? उसकी सबसे अभिन्न अंग वो छिन जाएगा। लेकिन इसका एक अपवाद है। क्या अपवाद है? अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत के संविधान की आत्मा किसको कहा है? अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। सिर्फ जहां पर यह लिखा हुआ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? अनुच्छेद 32 को कहा है, जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी बोला जाता है। जब पढ़ाऊंगा तब आपको बता दूंगा। समझ में आ गया? लेकिन आम तौर पर संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम आ जाए, संविधान की आत्मा पूछे तो अनुच्छेद 32 को टिक मार के आ जाना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोला जाता है उसको। चलिए,
भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस तिथि का उल्लेख है जिस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया, अधिनियम और आत्म समर्पित है वो किया गया है। तो किस दिन को किया गया? 26 नवंबर 1949 को भारतीय जो संविधान है ना उसको स्वीकार किया गया। क्या किया गया? स्वीकार किया गया। और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान है ना वो लागू किया गया। तो ये दो तिथि रट लो। भारतीय जो संविधान है ना उसको आपके सामने 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया और 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया। और इसी दिन को जो प्रस्तावना है ना उसी के अंदर ये सब चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल रूप कौन से शब्द शामिल नहीं थे? कौन से शब्द शामिल नहीं थे भाई? आपके सामने देखो, प्रश्न घुमाकर आया है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द हैं ये शुरुआत में नहीं थे, 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं। कब जोड़े गए हैं? 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द से प्रारंभ होती है? किस शब्द से प्रारंभ होती है? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया नामक जो शब्द है उससे होती है। और ये शब्द कहां से लिया गया है? यूएसए की, आपके सामने जो यूएसए है उसके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से आपके सामने लिया गया है। वहां पर लिखा है हम अमेरिका के लोग, ऐसे इस शब्द को कॉपी करके हमने हमारी प्रस्तावना में क्या शब्द जोड़ा? हम भारत के लोग। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और प्रस्तावना की जो भाषा है ना, प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। कहां से लिया भाई? ऑस्ट्रेलिया से लिए। ये भी याद रख लेना अगर आगे प्रश्न, वैसे तो मैं करवा दूंगा लेकिन नहीं लिख रखा तो। ठीक है, प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्दावली संविधान की प्रस्तावना में किससे समानता रखती है? संयुक्त राज्य अमेरिका से रखती है। ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। यदि प्रस्तावना और संविधान में अन्य अनुच्छेदों के बीच में कोई विधायक अस्पष्टता व विवाद हो जाए तो न्यायालय प्रस्तावना का उपयोग किस प्रकार करती है? भाई कोई कानून का निर्माण हुआ, कोई आपके सामने कोई कानून है या कोई अनुच्छेद है, वो न्यायालय को समझ नहीं आ रहा है या दो अनुच्छेदों के बीच में कोई प्रकार का अपवाद पैदा हो रहा है, तो आपके सामने जो न्यायालय होता है ना वो प्रस्तावना को पढ़ता है। समझ में आ गया? और जो प्रस्तावना में जो चीजें दे रखी है ना उसके आधार पर फैसले लेने का काम करता है। समझ में आ गया? तो संविधान में अनुच्छेद की व्याख्या करने के लिए विधिक मार्गदर्शन का काम करता है कौन? प्रस्तावना। ठीक है, ये समझ लो प्रस्तावना है ना उसका काम क्या है? अगर कोई भी दो अनुच्छेदों के बीच में चीजें नहीं समझ में आ रही है ना तो जो न्यायालय होता है वो क्या पढ़ता है? आपके सामने प्रस्तावना को पढ़ लेता है और उसके आधार पर फैसले लेने का काम करता है। चलिए अगले वाला प्रश्न है, किस न्यायाधीश ने गोलकनाथ नवाब पंजाब राज्य के मामले में प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा, शाश्वत व अपरिवर्तनशील कहा है? तो किसके द्वारा कहा गया है आपके सामने? कौन से न्यायाधीश ने कहा है? न्यायाधीश सुब्बाराव के द्वारा आपके सामने इन सभी शब्दों का जो प्रयोग है वो किया गया है। चलिए अगले वाले शब्द की तरफ बढ़े। प्रस्तावना में प्रयुक्त बंधुत्व जो शब्द है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है भाई? आपके सामने किसके लिए प्रयोग किया गया है? जो बंधुता शब्द है उस चीज का प्रयोग आपके सामने किस चीज के लिए किया गया है? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता। बंधुता का अर्थ क्या है? सभी लोग मिलजुल कर रहें, हर व्यक्ति को अपने जीवन में फैसले लेने का अधिकार है और देश है उसमें सभी लोग। भारत एक इतनी ज्यादा विविधता वाला देश है, अलग अलग लोगों की अलग अलग भाषा है, अलग अलग राज्य में खान पान है, संस्कृति है, तो सभी लोग मिलजुल कर रहें, इसी के लिए इस बंधुता शब्द का प्रयोग है वो किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना न्यायालय द्वारा सीधे परिवर्तनशील नहीं है, अर्थात इसके उल्लंघन पर सीधा केस नहीं किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? क्या नहीं किया जा सकता है? यह गैर न्यायोचित है। क्या है? नॉन जस्टिसेबल। नॉन जस्टिसेबल क्या होता है भाई? आपके सामने संविधान में कुछ ऐसे भाग हैं जिसपे आप अगर उनका आपका उल्लंघन होता है तो आप सीधे कहां पर नहीं जा सकते हो? न्यायालय पे नहीं जा सकते हो। जैसे मौलिक अधिकार है, ठीक है, अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। लेकिन वहीं पे राज्य के जो नीति निर्देश तत्व हैं अगर उनका उल्लंघन होता है तो आप नहीं जा सकते हो। ऐसे प्रस्तावना पर अगर आपका उल्लंघन होता है तो भी आप नहीं जा सकते हो। ये नॉन जस्टिसेबल है, इसके ऊपर जो आपके सामने जो कोर्ट है उसका अधिकार नहीं चलता। ऑप्शन नंबर बी है एकदम करेक्ट है। लेकिन न्यायोचित कब हो जाता है? अगर सरकार कोई कानून बना देती है। क्या करेगी? सरकार कोई कानून बना देगी जिससे जो प्रस्तावना है ना, क्या है? प्रस्तावना है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर, उसका जो आधार है ना,
मूलभूत आधार ढांचा है, मूलभूत आधार जो ढांचा है उसमें अगर बदलाव हो जाता है तो फिर क्या आपके सामने क्या कर सकता है, जो न्यायपालिका है, क्या है, न्यायपालिका, वो क्या कर सकती है, आपके सामने दखल दे सकती है, न्यायपालिका उसके ऊपर केस है वो ले सकती है। लेकिन कभी लगी जब सरकार उसको एक कानून बनाकर जो प्रस्तावना उसके मूलभूत ढांचे में बदलाव कर लेती है तब। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। अगर ऐसे कोई अगर आपके सामने अगर आपका मूल जो प्रस्तावना है उसमें अगर आपके सामने कोई उल्लंघन होता है तो डायरेक्ट केस नहीं किया जा सकता है। समझ में आ गया? तो प्रस्तावना से संबंधित आपके सामने लगभग प्रश्नों को मैंने आपके सामने करवा दिया है और भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में भी बता दिया आपको। ये आपके सामने बाकायदा ये पूरा का पूरा टॉपिक आपके पूरे सिलेबस में है, अच्छे से मैंने पढ़ाया है। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।